गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी गायनेकोलॉजिकल कंप्लेन है। हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, क्या स्टेजेस हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है और इसे क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। यूट्रस की इंटरनल लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडो का मतलब इंटरनल और मैट्रियम का मतलब वोम। जो एंडोमेट्रोसिस है ये कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस फैसिनेटिंग गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मेनार्की से मेनोपॉज तक कभी भी हो सकता है। If we look into the definition of endometriosis, it is the occurrence of ectopic endometrial tissues outside the cavity of uterus. वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो यूट्रस की कैविटी में यूजुअली प्रेजेंट होते ही हैं, वो अपनी जगह के अलावा भी, एक्टोपिक का मतलब अपनी यूजुअल प्लेस के अलावा भी बाहर, यूट्रस की कैविटी के बाहर भी जब प्रेजेंट होते हैं तो इसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं और उसके वैरायटी ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर endometriosis was first diagnosed in 1860 microscopically by Carl von Rokitansky. एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग एपिडेमियोलॉजी की। 10% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बी सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। इसमें से 2 से 11% फीमेल्स एसिम्प्टोमेटिक हो सकती हैं, 5 से 50% फीमेल्स इनफर्टाइल हो सकती हैं, 5 से 21% फीमेल्स हो सकती हैं वो जो हॉस्पिटलाइज हुई थी पेल्विक पेन के लिए, और 49 से 75% सिम्टोमेटिक अडोलेसेंट फीमेल हो सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को सराउंड करती है एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, जिनका आइलैंड बहुत सारी जगह, जो कि हमने पहले बात की थी, एक्टोपिक जगह यूट्राइन कैविटी के बाहर भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि साइक्लिकल हार्मोनल स्टिमुलेशन पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं और एक्टिव रहते हैं। इनकी कॉमन साइट्स है ओवरी, यूट्राइन लिगामेंट, पाउच ऑफ डगलस, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, फैलोपियन ट्यूब, इंटेस्टाइन, पेल्विक पेरिटोनियम, वजाइना एंड हिस्टेक्टोमी स्कार। इटियोलॉजी की बात करें तो ये चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की प्रॉब्लम है। इसके केसेस में इंक्रीज पाया गया क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की वजह से, चेंजिंग सोशल पैटर्न जैसे लेट मैरिजेस, लिमिटेड फैमिली साइज की वजह से, एंड 15% ऑफ द केसेस में बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड फैमिलियल टेंडेंसीज। There are certain theories regarding explanation of endometriosis. We will look into them. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इम्प्लांटेशन थ्योरी, जिसे सैमसन्स वर्क भी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि रिफ्लक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम थ्रू फैलोपियन ट्यूब एंड इट्स सब्सिक्वेंट इम्प्लांटेशन एंड ग्रोथ ऑन पेल्विक पेरिटोनियम, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम है वो रिफ्लक्स करती है फैलोपियन ट्यूब से और फिर सब्सिक्वेंटली इम्प्लांट करती है, ग्रोथ करती है पेल्विक पेरिटोनियम में और एंडोमेट्रोसिस करती है। Next theory is coelomic metaplasia theory, which was propounded by Mayer and Ivanov, which says endometriosis arises as a result of metaplastic changes in embryonic cell rest of embryonic mesothelium, which are capable of responding to harmonic stimulation. Next theory is metastatic theory or Helbin's theory, which says immobilization of menstrual fragments through vascular or lymphatic channel occurs, which causes launching of endometriosis at distant sites. इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि एंडोमेट्रोसिस डिस्टेंट साइट्स पे कैसे स्प्रेड करता है। इसके मुताबिक मेंस्ट्रुअल फ्रैगमेंट इमोबिलाइज होते हैं वेस्कुलर लिम्फेटिक चैनल से और डिस्टेंट साइट पे पहुंचकर वहां एंडोमेट्रोसिस स्प्रेड करते हैं। Next are immunological factors like impaired T cell, natural killer cell activity, and altered immunology may cause endometriosis. Now we will discuss the types of endometriosis. The first type is the minimal, which says small spots are seen at laparoscopy. Second is mild type, where scattered fresh superficial lesions are seen. Third one is a moderate, which says ovaries are involved with some scarring or retraction. Fourth type is severe, where ovaries are involved with size of endometrioma exceeding 2 centimeters and dense peritubal lesions, periovarian adhesions restrict mobility, and uterosacral ligament is thick, bowel involved. Now we will discuss the most important part कि पेशेंट आपके पास क्या क्लिनिकल फीचर, क्या पिक्चर लेके आएगा कि आप डाउट करेंगे कि इसको एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, बाद में डायग्नोस उसको करेंगे। सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्राइड है डिस्मेनोरिया, डीप सीटेड एब्डोमिनल पेन और डिस्पेरोनिया का। मतलब कि पेशेंट आपके पास आके बोल सकती है कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है मेंसेस के टाइम पे, या बैक एक रहता है, या वो पेन रेडिएट करता है लेग्स में भी जाता है,
या उसको कंटिन्यूसली डीप सीटेड एब्डोमिनल पेन बने रहते हैं, पेनफुल इंटरकोर्स, डिस्पेरूनिया की सिम्टम अगर पेशेंट लेके आए। अभी आपने देखा कि इसकी पैथोलॉजी इस तरह से डेवलप होती है एंडोमेट्रोसिस की कि एडिशंस बन रहे हैं, फिक्सेशंस हो रहे हैं ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल सिम्टम है बहुत ही सारे, जैसे मेनोमेटोरेजिया रह सकता है, मेंसेस बार बार जल्दी जल्दी आ जाती है टाइम से पहले या बहुत लंबी चलती है। सिमिलरली एडिनोमायोसिस, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उसके सिम्टम्स भी मोर और लेस मेनोमेटोरेजिया वाले या फिर पेनफुल ब्लीडिंग वाले, मेंसेस वाले या फिर पेनफुल इंटरकोर्स वाले ही रहते हैं। साथ में एंडोमेट्रोसिस में आप इरेगुलर ब्लीडिंग विद सर्वाइकल वेजाइनल लेजन्स देखते हैं, पॉलीमेनोरिया होता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन बने रहते हैं पेशेंट को। अगर डिस्टेंट साइट्स पे एंडोमेट्रोसिस पहुंच जाता है तो वैरायटी ऑफ यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यू विल सी, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज, पेनफुल यूरिनेशन, हिमेचुरिया मतलब ब्लीडिंग विथ यूरिनेशन, या ज्यादा केस प्रोग्रेस कर जाए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस या रीनल इन्फेक्शन तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर बाउल में एंडोमेट्रोसिस पहुंच गया है तो वहां पे पेनफुल डिफेक्शन की सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फ्रीक्वेंट डायरिया पेशेंट को रह सकता है। अमूमन जल्दी जल्दी जो लोग कंप्लेन करते हैं वो डायरिक हो जाती है लेडीज। मेलिना मतलब जो कि स्टूल के अंदर ब्लीडिंग उसको हो रही है, ब्लैक स्टूल कई बार आता है, उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस तक के सिम्टम हो रहे हैं। अब पेशेंट्स आपके पास ये क्लिनिकल फीचर्स लेके आई है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट है। इसके लिए आप लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं, CA-125 एस्टिमेशन करा सकते हैं, टीवीएस सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप MRI के लिए जा सकते हैं जिनसे आपको कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा एंडोमेट्रोसिस का। Now we will see some of the effective homeopathic medicines which may be useful in the treatment of endometriosis. सबसे पहले बात कर लेते हैं थूजा 30 मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में। यहाँ पेशेंट की कंप्लेन रह सकती है डिस्पेरूनिया यानी पेनफुल इंटरकोर्स, क्योंकि पेशेंट का वजाइना सेंसिटिव रहता है। यहाँ पे प्रफ्यूज ल्यूकोरिया यानी सफेद पानी की प्रॉब्लम रह सकती है जिसका कैरेक्टर थिक और ग्रीनिश रहेगा। पेन रहेगा पेशेंट को लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन में। मेंसेस उसके स्कैंटी और रिटार्डेड रहेंगे, और जिस भी तरह की पैथोलॉजी एंडोमेट्रोसिस में बन रही है, एडिशन, फिक्सेशन, पॉलिप, एक्सेसेंसेस, वो सब थूजा 30 कवर कर रही है। ओवराइटिस रह सकता है, दिन में 3 बार लेनी है। अभी हमने बात की कि थूजा 30 आपको दिन में 3 बार लेनी है। अब हम बात करेंगे मेडोराइनम की। मेडोराइनम एक नोसोड है जिन्हें जनरली हाई पोटेंसी में यूज किया जाता है, जैसे 1M और 10M। इस वजह से इनको 15 दिन में एक बार लेना उचित रहता है, बहुत जल्दी इनका रिपीटिशन नहीं करते हैं, कई बार 1 महीने में भी एक बार दी जाती है। आपको देखना ये है कि क्या मेडोराइनम से आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पहले के वीडियोस में भी बात कर चुकी हूँ, होम्योपैथी एक लक्षणगत चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे आपको लक्षण मैच करके दवाई दी जाती है। क्या आपके सिम्टम अगर इस मेडिसिन से मैच होते हैं तो ये दवा आप 15 दिन में एक बार एक डोज ले सकते हैं। वीडियो में दिखाई गई सभी फोटोज सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ली है। आप मेडोराइनम 1M किसी भी कंपनी की लाके ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, एंडोमेट्रोसिस की जानकारी दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन आप होम्योपैथी के द्वारा एंडोमेट्रोसिस की समस्या से निजात पाएं, उसे जड़ से ठीक कर लें। अब हम बात करते हैं मेडोराइनम के क्या सिम्टम्स हैं। यहाँ पे मेंसेस जो होती है वो बदबूदार होगी, प्रोफ्यूज होगी, ज्यादा होगी, डार्क होगी, थक्कों के रूप में होगी, और उसके स्टेन्स जो होंगे बहुत ही डिफिकल्ट होंगे वॉश करने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बड़ी रहती है। यहाँ पे सेंसिटिव स्पॉट होगा ऑस यूट्राई के पास में, जिसकी वजह से डिस्पेरूनिया के सिम्टम आ सकते हैं। ल्यूकोरिया हो सकता है, थिन एक्रेड एक्सकोरिएटिंग फिशी ऑर्डर का, लेफ्ट साइडेड ओवेरियन पेन, स्टेरिलिटी, मेनोरेजिया। अब हम बात करते हैं सीपिया 30 के सिम्टम्स की। सीपिया मेडिसिन में एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कि इसमें बेयरिंग डाउन सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है एवरीथिंग वुड एस्केप थ्रू द वल्वा। अगर ये सिम्टम किसी लेडी में है तो सीपिया वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर हर। इसमें ल्यूकोरिया रहता है, येलो ग्रीनिश इचिंग के साथ में, और हर तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी पेन के लिए सीपिया बहुत इफेक्टिव है। वॉयलेंट स्टिचेस रहते हैं अपवर्ड इन द वजाइना फ्रॉम यूट्रस टू द एम्ब्लाइकस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और वजाइना के लिए दी जाती है। वजाइना पेनफुल स्पेशली ऑन क्वेश्चन डिस्पेरूनिया, और ये भी दिन में 3 बार लेनी है।
अब हम बात करेंगे लेकेसिस 30 के सिम्टम्स को लेके। लेकेसिस इज अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन विच इज हॉट एंड इसमें सिम्टम्स आएंगे लेफ्ट ओवरी वेरी पेनफुल स्वेलन इंड्यूरेटेड रहेगी, एक्ट स्पेशली एट द बिगनिंग एंड क्लोज ऑफ मेंसेस। क्लाइमेट्रिक के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये। जिन लेडीज को नींद नहीं आती, घबराहट, बेचैनी रहती है, वो लोग दिन में 3 बार लेकेसिस 30 ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोम्यूर की सिम्टम्स की। इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहेगी, मेंसेस ज़्यादातर प्रोफ्यूज होंगी, वेजाइना ड्राई रहेगा, डिस्पेरूनिया कॉज करेगा, बेरिंग डाउन पेन्स रहेंगे, प्रोलैप्स यूट्राई विद कटिंग इन यूरेथ्रा। नाइट्रोम्यूर दिन में 3 बार लें। अब हम बात करते हैं थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस मदर टिंचर के बारे में, जिसके सिम्टम्स है मेटोरेजिया रहेगा, बहुत जल्दी मेंसेस आती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, हेमरेज होता है विद यूट्राइन कोलिक के साथ में, हर ऑल्टरनेट पीरियड ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है। इसको आपको पीना है आधे कप पानी में 20 बूंदे सुबह और 20 बूंदे शाम को डाल के पीनी है ये दवाई। अगर इन सभी सिम्टम्स के साथ में आपको पेट दर्द बना हुआ है तो आप मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x की टेबलेट 4 गोली दिन में 3 बार लेने से आराम पा सकते हैं। इन दवाइयों के अलावा भी होम्योपैथी में और कई दवाइयाँ आती हैं जो कि लक्षणों के आधार पर एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट को दी जा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, 30 पावर का यूज़ किया, मदर टिंचर का यूज़ किया। इन पावर को और बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये सब मरीज के लक्षणों पर और योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।